So from the last video, we have started our chapter number 8, and in that video, we saw that what we are going to see in this chapter. We will see that how different marginalized groups have fought for their rights, for their equality, and what kind of strategies and methods they have adopted for their struggles. So in this video, what we are going to see is that how marginalized groups take help of constitution for their justice, for the equality that they deserve. So invoking fundamental rights कि किस तरीके से जो marginalized groups हैं वो fundamental rights पे जोर देते हैं और ये कहते हैं कि हमें हमारा जो अधिकार है वो मिलना चाहिए. So the constitution, as you have learned in the first chapter of this book, lays down the principles that make our society and polity democratic. तो जो चैप्टर नंबर 1 था हमारा, उसमें हमने ये देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो किसी भी सोसाइटी के बारे में ये बताता है कि वो सोसाइटी कैसी होने वाली है. उसके रूल्स, उसके जो लॉज हैं वो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये सोसाइटी का जो ये देश बनने वाला है उसका किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके की वो सोसाइटी जो है वो होनी चाहिए और जो इस देश में रहने वाले लोग हैं वो इस देश को आगे चल के कैसा देखना चाहते हैं, वो चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं. दे आर डिफाइंड इन थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी नागरिकों को एक राइट्स जो है कुछ वो प्रोवाइड कराता है और इन सभी राइटों की हेल्प से वो क्या इंश्योर करना चाहता है कि जो हर एक नागरिक है हमारे देश का वो एक अच्छी लाइफ जी सके, उसके साथ गलत ना हो. These rights are available to all Indians equally. अब जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी इंडियंस के पास इक्वली अवेलेबल हैं. मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते किसी भी पर्सन के साथ. मतलब कि चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो किसी भी रेस का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, क्लास, कास्ट, जेंडर, कोई भी उसका बैकग्राउंड हो, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी पे एक बराबर जो है वो अप्लाई होते हैं. As far as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights in two ways. तो अगर हम marginalized जो communities हैं उनकी बात करें तो उन्होंने इन fundamental rights का दो तरीके से इस्तेमाल किया है. First, by insisting on their fundamental rights, they have forced the government to recognize the injustice done to them. जो पहला तरीका है जिसके थ्रू उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल किया है वो क्या है कि उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स पर जोर देते हुए गवर्नमेंट का ध्यान जो है वो आकर्षित किया है उस अनजस्टिस के तरफ जो कि उनके साथ हो रहा है. दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द अनजस्टिस टू देम. मतलब कि जो अन्याय उनके साथ हो रहा है उनके तरफ ध्यान आकर्षित किया है. क्या कह के कि देखो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें ये कहते हैं कि हमें ये अधिकार मिलने चाहिए, बट ये अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है. Second, they have insisted that the government enforce these laws. दूसरा जो तरीका है जिसके थ्रू मार्जिनलाइज लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल किया है वो ये कह के किया है कि जो गवर्नमेंट है उसे इन लॉज को इन्फोर्स भी करना चाहिए, उन्हें लागू भी कर देना चाहिए. मतलब कि तुमने लॉज तो बना लिए बट उन लॉज को तुम अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, उनको अच्छे से लागू ही नहीं कर रहे, तो फिर फायदा क्या. तो इस चीज पे उन्होंने जोर दिया है कि गवर्नमेंट को ये जो लॉज हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लागू करना चाहिए. In some instances, the struggle of the marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of the fundamental rights. कुछ केसेस हमें ऐसे भी देखने मिले हैं जहाँ पे क्या हुआ है कि मतलब जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने स्ट्रगल किया है और उनके स्ट्रगल के चलते जो गवर्नमेंट है वो मजबूर हो गई कोई नया लॉ बनाने के लिए कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उन्होंने कोई आवाज उठाई, अपने हक की बात की और सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि जो गवर्नमेंट है उसे समझ आया कि इन लोगों का अधिकार जो है वो इन्हें नहीं मिल रहा और उसे दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने कभी कभी नए लॉज भी फ्रेम किए हैं ताकि जो फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को दे रहा है वो उन्हें सच में मिल पाए. Article 17 of the Constitution states that untouchability has been abolished. What this means is that no one can henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है. हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने में मदद करता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 17 है वो क्या करता है, वो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसे एबॉलिश करता है, उसे एक तरीके से बैन करता है और कोई भी अगर पर्सन अनटचेबिलिटी करता हुआ दिखाई देगा तो उसके साथ जो है एक्शन लिया जाएगा. मतलब कि कोई भी जो दलित है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ पहले लोग अनटचेबिलिटी किया करते थे, छुआछूत जो है
वो किया करते थे। मतलब कि अनटचेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई पर्सन है, वो ये कहता है कि दूसरे पर्सन को कि अगर मैं तुम्हें छू दूंगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा। तो ये जो पर्सन है, ये वाला पर्सन, ये इस वाले पर्सन के साथ अनटचेबिलिटी कर रहा है। तो अब क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बैन कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि ये जो पर्सन है जिसके साथ अनटचेबिलिटी हो रही थी, उसको ये अधिकार मिल गया कि अब वो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन ले सकता है। उसे कोई भी स्कूल में घुसने से, प्रॉपर सीट पे बैठने से नहीं रोक सकता, मंदिरों में घुसने से नहीं रोक सकता। मतलब पहले जिन चीजों पे उनके ऊपर रोक लगाई जाती थी, अब वो सभी चीजें ये लोग फ्रीली कर सकते हैं, राइट? It also means that it is wrong to practice untouchability and that this practice will not be tolerated by a democratic government। अब क्योंकि हमारा आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन जो है इसको नहीं कर सकता, किसी भी पर्सन के साथ अनटचेबिलिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, किसी भी पर्सन को ये नहीं कह सकता कि अगर मैं तुम्हें छू दूंगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा, तुम गंदे हो, तुम पॉल्यूटेड हो। इस तरीके की बातें कोई भी नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करता हुआ दिखाई देगा तो जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और सिर्फ यही नहीं कि बस बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि ये जो अनटचेबिलिटी है ये पनिशेबल क्राइम है। मतलब कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी और उसे सजा मिलेगी। There are other sections in the Constitution that help to strengthen the argument that against untouchability. For example, Article 15 of the Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अनटचेबिलिटी को बैन करता है या लोगों को अनटचेबिलिटी से बचाता है। इसके तरह और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 ये क्या करता है, ये कहता है कि कोई भी जो पर्सन है, चाहे उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, किसी भी वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ से आता हो, उस पर्सन के साथ इन किसी भी बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो आर्टिकल 15 है, ये वाला आर्टिकल किस तरीके से अनटचेबिलिटी को एक तरीके से गलत ठहरा रहा है और लोगों को अनटचेबिलिटी से सेव कर रहा है, वो ऐसे क्योंकि अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई पर्सन दूसरे के साथ उसके कास्ट के बेसिस पर, उसके बैकग्राउंड के बेसिस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो क्योंकि आर्टिकल 15 ये कह रहा है कि तुम किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इसका मतलब तुम अनटचेबिलिटी जो है वो भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आर्टिकल 15 भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ बात करता है। This has been used by Dalits to seek equality where it has been denied to them। और इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं वो दलित ने काफी टाइम इस्तेमाल किए हैं। जब भी उनके साथ इक्वालिटी जो है वो नहीं होती, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स का सहारा लेते हैं और अपनी बात को रखते हैं। Therefore, Dalit can invoke or draw on a fundamental right or rights in the situation where they feel that they have been treated badly by some individual or community or even by the government। इसका मतलब कि जो दलित हैं या यूं कहें कोई भी जो मार्जिनल कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, वो इन फंडामेंटल राइट्स का सहारा ले सकती है उन सभी सिचुएशंस में जहां पे उसे ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल, मतलब कोई भी व्यक्ति या कम्युनिटी, मतलब कि समुदाय या फिर खुद गवर्नमेंट जो है, अगर उनके साथ सही तरीके से बिहेव नहीं कर रही, तो वो इन फंडामेंटल राइट्स का सहारा ले सकते हैं और जस्टिस जो है वो डिमांड कर सकते हैं। They have drawn the attention of the government of India to the constitution, demanding that the government abide by it and do justice to them। अब जो दलित्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित किया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ और बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सभी अधिकार देता है और गवर्नमेंट को इन सभी चीज़ों को, इन सभी आर्टिकल से एक तरीके से अबाइड होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए और जो भी राइट्स उन्हें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उन्हें वो मिलने चाहिए और तभी उनके साथ जो है जस्टिस हो पाएगा। Likewise, other minority groups have drawn on the fundamental rights section of our constitution। अब जिस तरीके से हमने दलित्स की बात की, वैसे ही दूसरे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उन्होंने भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका इस्तेमाल किया है अपने साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। They have particularly drawn upon the right to freedom of religion and cultural and education rights। और ज्यादातर हमें ये देखने मिला है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो किस फंडामेंटल राइट का सहारा लेते हैं, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो हमें ये तो समझ आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कि कोई भी जो पर्सन है वो अपने धर्म को फ्रीली फॉलो कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगाई जाएगी कि तुम ये धर्म क्यों फॉलो कर रहे हो, तुम ये नहीं कर सकते। तो इस तरीके का कुछ भी जो है उसके साथ नहीं किया जाएगा। ही और शी इज फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। बट इसका मतलब क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
In the case of cultural and educational rights, distinct cultural and religious groups like the Muslims and Parsis have the right to be the guardians of the content of their culture as well as the right to make decisions on how best this content is to be preserved. अब कोई भी जो धर्म है, कोई भी जो रिलीजियस ग्रुप है, उसका अपना जो है कोई कल्चर होता है, अपनी उनकी सीख होती है जो कि वो नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को संजोने के लिए कि कोई भी जो रिलीजियस ग्रुप है वो अपने डिस्टिंक्ट कल्चर को बनाए रखे, इस चीज़ के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को ये अधिकार देता है कि कोई भी जो रिलीजियस ग्रुप है वो अपने कल्चर को अपने तरीके से सेव कर सकता है। उसके पास ये राइट है कि वो जो भी उसके कल्चर का कंटेंट है, उनके रिलीजियस कल्चर का कंटेंट है, उसके वो गार्जियन है, एक तरीके से उसकी सेफ्टी करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे और किस तरीके से इसको वो प्रिजर्व करेंगे वो सोचने का, वो भी डिसाइड करने का इनके पास अधिकार है। मतलब कि कोई और बाहर से आके नहीं बताएगा कि तुम अपने कल्चर को इस तरीके से प्रिजर्व करो। उनकी मर्जी है, वो किसी भी तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। वो बुक लिखना चाहते हैं, वो उसको ओरली बताना चाहते हैं, वो कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, सो वो उनके ऊपर है वो किस तरीके से अपने कल्चर को बनाए रखना चाहते हैं। Thus, by granting different forms of cultural rights, the Constitution tries to ensure cultural justice to such groups. तो इस तरीके के जो कल्चरल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है लोगों को, तो उससे वो क्या इंश्योर करना चाहता है कि हमारे देश में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनका जो भी कल्चर है वो प्रिजर्व रहे, वो सेव रहे, ताकि ऐसा ना हो कि कोई जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपना कल्चर उन पे थोपने लगे। क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे देश का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो उसको बनाए रखने के लिए जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके कल्चर को बचाने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके के राइट्स देता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस सो दैट कल्चर ऑफ दीज ग्रुप इज नॉट डोमिनेटेड नॉर वाइप्ड आउट बाय द का जो कल्चर है, माइनॉरिटी ग्रुप्स का जो कल्चर है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा खत्म ना कर दिया जाए, डोमिनेट ना कर दिया जाए। मतलब कि ऐसा ना हो कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपना जो कल्चर है वो माइनॉरिटीज पर थोपने की कोशिश करे। तो इस तरीके से उनके कल्चर को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे राइट्स देता है, राइट। सो यहाँ पे हमने बीच में दलित्स की बात की थी कि किस तरीके से दलित जो हैं उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल किया है अपने अधिकार पाने के लिए। तो जो दलित वर्ड है उसका मतलब होता है ब्रोकन, मतलब कि टूटा हुआ। और ये जो वर्ड है ये दलित्स ने खुद अपने लिए इस्तेमाल किया है, is used deliberately and actively by groups to highlight the centuries of discrimination they have experienced within the caste system. और ये जो वर्ड है दलित या ब्रोकन, उन्होंने किस लिए इस्तेमाल किया है, वो ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है कि किस तरीके से सदियों से उनके साथ कास्ट सिस्टम की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और किस तरीके से उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी से तोड़ दिया गया है, अलग करके देखा जाता है। सो अपनी सिचुएशन को उन्होंने दिखाने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया है दलित का। नाउ हियर अ पोएम इज गिवन, और ये जो पोएम है वो सोयराबाई ने लिखी है जो कि जो वेल नोन भक्ति पोएट थे चोका मेला, उनकी वाइफ थी। तो आप भक्ति जो मूवमेंट है उसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे हिस्ट्री में। सो जो छोका मेला थे वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे, और महार कास्ट से कौन और बिलोंग करता था जो बहुत फेमस है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी महार कास्ट से ही बिलोंग करते थे। तो ये जो कास्ट है उसको उस टाइम पे अनटचेबल कंसिडर किया जाता था, जो अशुद्ध जो है इनको कंसिडर किया जाता था कि लोग इनको छूने से मना करते थे, ऐसा मानते थे कि अगर कोई महार कास्ट वाले पर्सन को छू देगा तो वो गंदा हो जाएगा। तो उन्होंने जो सोयराबाई हैं उन्होंने अपनी सिचुएशन को दिखाते हुए ये पोएम लिखी है। अ बॉडी इज अनक्लीन दे से ओनली द सोल इज अनटेंटेड। वो कहती हैं कि जो बॉडी है वो अनक्लीन है, वो अनक्लीन है, वो गंदी है, और जो आत्मा है, जो सोल है, सिर्फ और सिर्फ वही अनटेंटेड है, मतलब कि बेदाग है। मतलब ये जो बॉडी हमारा शरीर है वो तो गंदा है, बट हमारी आत्मा जो है वो शुद्ध है, ऐसा वो लोग कहते हैं, राइट। दे से मतलब जो अपर कास्ट वाले लोग हैं उनकी बात करी जा रही है। बट द इम्प्योरिटी ऑफ द बॉडी इज बॉर्न विद इन द बॉडी। बट सोयराबाई क्या कहती हैं कि ये जो इम्प्योरिटी की तुम बात कर रहे हो ना, ये बॉडी के अंदर ही होती है, बॉडी के अंदर ही जन्म लेती है। बाय विच रिचुअल डज द बॉडी बिकेम प्योर। और क्या ऐसा रिचुअल किया जाए, क्या ऐसी चीजें करी जाए, अनुष्ठान किया जाए जिसकी वजह से जो बॉडी है वो प्योर बन सकती है। नॉट अ क्रिएचर हैज बीन बॉर्न एक्सेप्ट इन अ ब्लडी वूम्ब। तो वो कहती हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ब्लडी वूम्ब के अलावा किसी और तरीके से पैदा हुआ हो। मतलब कि जो माँ का वूम्ब होता है, जो गर्भ होता है, सभी लोगों ने वहीं पे जन्म लिया है, वहीं पे वो लोग जो हैं वो डेवलप हुए हैं, बाद में उन्होंने वहीं से जो है अपना बर्थ लिया है। मतलब कि सभी लोगों ने एक ही तरीके से जन्म लिया है, सभी लोग एक ही तरीके से इस दुनिया में आए हैं।
दिस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, और यही भगवान की जो है माया है, उनकी महिमा है। डिफाइलमेंट एग्जिस्ट विद इन, वो कहते हैं कि जो भी तुम ये गंदगी की बात कर रहे हो, दूषित होने की बात कर रहे हो, ये अंदर ही होती है किसी भी पर्सन की। द बॉडी इज पॉल्यूटेड फ्रॉम विद इन, जो बॉडी है वो अंदर से ही पॉल्यूटेड है। बी श्योर ऑफ इट, सेज द महारीचोका, और वो कहते हैं कि इस चीज को तुम ध्यान रखो, जो महारीचोका है वो ऐसा कहते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि सबसे पहले तो वो इस चीज पे फोकस करना चाहती हैं कि सभी एक ही तरीके से तो इस दुनिया में आते हैं, तो फिर क्या ऐसा है जो किसी को अच्छा और किसी को बुरा बनाता है। सोयराबाई इज क्वेश्चनिंग द आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड आर्ग्यूइंग दैट सिंस एवरी ह्यूमन इज बोर्न इन द सेम मैनर, देयर इज नथिंग दैट मेक्स वन बॉडी लेस और मोर प्योर देन द अदर। वो कहती हैं वो जो ये पूरा प्योरिटी और इम्प्योरिटी का पूरा सिस्टम चला आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को अनटचेबल माना जाता है, तो इस पूरे सिस्टम पे, इस पूरे आइडिया पे वो सवाल उठा रही हैं, और वो कह रही हैं कि जब हर एक इंसान एक ही तरीके से जन्म लेता है, तो फिर ऐसा क्या है जो कि किसी को अच्छा और किसी को बुरा बना रहा है। मतलब कि जब सब लोग एक तरीके से आ रहे हैं, तो सभी लोग जो हैं वो एक ही समान हैं, कोई चीज जो है, कोई भी जो पर्सन है वो किसी से ऊपर और किसी से नीचे नहीं है, राइट। कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी को बेटर बना रहा है और किसी को जो दूसरों से कमतर बना रहा है। शी इज पॉसिबली ऑल्सो ट्राइंग टू से दैट पॉल्यूशन, अ की टूल ऑफ द कास्ट सिस्टम to separate or deny people access to spaces, work, knowledge, and dignity occurs not through the nature of work done, but from within, from your thoughts, values, and beliefs. और हो सकता है कि वो इस पोयम से ये भी दर्शाना चाहती हूँ कि जिस पॉल्यूशन की तुम बात कर रहे हो, जिस गंदगी की तुम बात कर रहे हो, जिसके ऊपर पूरा जो कास्ट सिस्टम है वो बैठा हुआ है, मतलब जिस पे बेस्ड है, तो ये जो पॉल्यूशन है वो किसी भी काम करने की वजह से नहीं आता। मतलब कि कास्ट सिस्टम की वजह से क्या होता है, किसी भी पर्सन के साथ, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। उस पर्सन को जो जगहें हैं, कोई मंदिर में जाने से रोका जाता है, पब्लिक स्पेसेस पे जाने से रोका जाता है, उसको काम जो है वो नहीं करने दिया जाता कि वो जो कन्वेंशनल काम पहले से कर रहा था सिर्फ और सिर्फ वही उसे करने के लिए अलाउ किया जाता है। उसे ये नहीं अलाउ किया जाता कि वो काम छोड़ के कोई और काम ऑप्ट करे। उसे स्कूल नहीं जाने दिया जाता, नॉलेज उसे नहीं लेने दी जाती, उसकी डिग्निटी को लोग ठेस पहुंचाते हैं। तो ये सभी चीजें किसकी वजह से होती हैं? कास्ट सिस्टम की वजह से। और कास्ट सिस्टम किस पे बेस्ड है? इस पॉल्यूशन की वजह से। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी तुम पॉल्यूशन की बात कर रहे हो, जिसपे पूरा कास्ट सिस्टम बेस्ड है, जो कि कास्ट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये जो पॉल्यूशन है वो किसी के काम करने की वजह से नहीं आता। ये पॉल्यूशन वो बंदा क्या काम कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये जो पॉल्यूशन है वो किसी के अंदर से आता है, फ्रॉम विद इन आता है। और कैसे विद इन आता है? फ्रॉम विद इन आता है फ्रॉम योर थॉट्स। किसी के खुद के विचारों की वजह से वो पॉल्यूटेड होता है, उसके वैल्यूज की वजह से और उसके बिलीव्स की वजह से। कोई पर्सन अगर उसके वैल्यूज अच्छे नहीं हैं या उसके बिलीव्स, जिन बातों पे वो मानता है वो अच्छे नहीं है, तो इन सभी चीजों की वजह से वो गंदा बनेगा। मतलब कि वो जो काम कर रहा है, अगर कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कचरा उठाने का काम कर रहा है, उसकी वजह से कोई भी जो पर्सन है वो दूषित नहीं हो जाता, बल्कि ये जो सोच है तुम्हारी, जो गंदी सोच है, जो दूसरों को तुम कम समझ रहे हो, जो वैल्यूज हैं गंदी, जिन गंदे विचारों पे तुम बिलीव करते हो, वो सारी चीजें तुम्हें गंदा बनाती हैं, राइट। तो वो इस चीज की तरफ फोकस करना चाहते हैं कि हम जो काम करते हैं वो गंदे नहीं है, बल्कि तुम अगर गंदा सोच रहे हो तो तुम पॉल्यूटेड हो गए। और कोई भी जो पर्सन है वो काम से गंदा नहीं होता, बल्कि अंदर से गंदा होता है। उसके वैल्यूज, उसके थॉट्स, उसके बिलीव्स उसे गंदा बनाते हैं।